नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। रबी विपणन मौसम के दौरान 260 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। अमेरिकी कांग्रेस ने डिफॉल्टर होने से बचने के लिए देश की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने के समझौते को स्वीकृति दी और बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और लियांग जुन हाओ के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश की प्रगति और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार को अन्नदाता को सशक्त बनाने में 9 साल लग गए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि कृषि क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। प्रधानमंत्री के साथ ही बताया कि वर्तमान कारोबारी मौसम में रिकॉर्ड 260 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक गेहूं की खरीद की गई, जबकि पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। भारत सरकार की समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी योजना है, उसमें हम लोगों ने पूरे देश में 262 लाख टन गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदा गया है और इस साल का जो समर्थन मूल्य था गेहूं का 2125 रुपए पर क्विंटल था और किसानों को लगभग 55,600 करोड़ रुपए का जो है भुगतान एमएसपी पे किया गया है। पिछले साल करीब 188 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई थी और 37,865 करोड़ का भुगतान था, उससे सब्सटेंशियली हाई है इस साल। गवर्नमेंट जो एमएसपी का प्राइस भी था लास्ट ईयर 2015 रुपए पर क्विंटल था, उसको बढ़ा के 2125 रुपए पर क्विंटल इस साल सरकार ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश में सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आर्थिक, रक्षा, शिक्षा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की दिशा में उठाए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिक्स के सदस्य देशों का आह्वान किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों को आगे बढ़ाने में अपनी गंभीरता का परिचय दें। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में कल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में 2 दशकों से मांग की जा रही है, लेकिन लगातार निराशा हाथ लग रही है। विदेश मंत्री ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है और सभी देशों से आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने और इसके प्रचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने को कहा। श्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करना होगा और किसी भी परिस्थिति में ऐसी गतिविधियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। Among the key threats to international peace and security is that of terrorism. All nations must take resolute measures against this menace, including its financing and propaganda. It must be combated in all its forms and manifestations and never be condoned under any circumstances. विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कल से मालदीव की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मुरलीधरन मालदीव के दूसरे सबसे बड़े शहर अडू में गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। वे अडू में भूमि सुधार परियोजना की शुरूआत के लिए आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर का दौरा किया। उज्जैन पहुंचने पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रधानमंत्री प्रचंड और नेपाल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाली प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और नेपाल बहुत ही प्राचीन देश हैं और सांस्कृतिक रूप से एक हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों के संबंध और सुदृढ़ होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र विशेष सांसद विधायक अदालत में स्थानांतरित कर दिए हैं। अदालत इस मामले में इस महीने की 8 तारीख को सुनवाई करेगी। टाइटलर पर 1984 में दिल्ली के पुलबंगश इलाके में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इस घटना में 3 सिख मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी वीरता और साहस के प्रकाश पुंज थे और उन्होंने हमें स्वराज का रास्ता दिखाया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वें वर्ष पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि जब छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो उसमें स्वराज का नारा समाहित था। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी हमें सदैव प्रेरित करते रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महान सेनानी और प्रशासक थे जिन्होंने दासता की मानसिकता का अंत किया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के आदर्श प्रेरणा के महान स्रोत हैं। शिवाजी महाराज ने देश की एकता और अखंडता को हमेशा सर्वोपरि माना। श्री मोदी ने कहा कि शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिबिंब एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में देखा जा सकता है। आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के गोलकुंडा किले में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। आज ही के दिन 9 साल पहले तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस अवसर पर हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में 2 दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। राज्य कर्ज में डूबा है और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र तेलंगाना के लोगों के साथ है और राज्य के विकास के लिए सहयोग कर रहा है। तेलंगाना आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के जनता के हर कदम पर हम साथ दिया है। तेलंगाना विकास में हमारा रोल है। तेलंगाना जनता के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम करें। आज इसी दृष्टिकोण में हैदराबाद ने आजाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आज हमें आयोजित किया है। उसके बाद पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के जितने भी राजभवन से हर राजभवन में भी हर तेलंगाना का फॉर्मेशन डे का उत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले महीने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं 16 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल योजना की। भारत दुनिया में 70,000 स्टार्टअप्स के साथ तीसरे स्थान पर है। इसमें 3,50,000 व्यक्तिगत इनोवेटर्स, 8,200 स्टार्टअप्स हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं और 229 विशिष्ट कार्यक्रमों से लाभ मिला है। अब तक 95 करोड़ से अधिक के लाभ वितरित किए जा चुके हैं। सरकार के पास एक क्लिक आवेदन प्रक्रिया कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर नेटवर्क है, जो 3,80,000 से अधिक स्टार्टअप्स, हितधारकों और नीति निर्माताओं को त्वरित पहुंच प्रदान करता है। कार्यक्रमों का प्रबंधन एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया टीम करती है, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को रिपोर्ट करती है। इसके अंतर्गत डिजिटल तकनीक से लेकर कृषि, निर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तक के क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 99,380 स्टार्टअप्स आए हैं, जो DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और स्टार्टअप पोर्टल पर 6 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं। तमिलनाडु में 6,253 स्टार्टअप्स को DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें 3,041 स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। सरकार हर साल प्रतिष्ठित पुरस्कार देकर स्टार्टअप पहल को प्रोत्साहित करती है। फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में 12 विजेताओं को नकद अनुदान मिलता है। मत्स्य विभाग द्वारा प्रत्येक को 2 लाख रुपए की धनराशि दी गई। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को ऋण के मामले में डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने देश की उधार लेने की सीमा को बढ़ाने वाले समझौते को स्वीकृति दे दी है। विधेयक को प्रतिनिधि सभा से स्वीकृति मिलने के एक दिन बाद सीनेट में रखा गया, जहां विधेयक के पक्ष में 63 जबकि विरोध में 36 वोट पड़े। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इस विधेयक को कानून का रूप देंगे। अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। साउलो को जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी बहुमत से जीत मिली। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन 2023 टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन और मलेशिया के लियोंग जूनहाओ के बीच मैच जारी है। इससे पहले आज भारत के किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें फ्रांस के तामो जूनियर पोपोव ने लगातार गेम में 21-16, 21-17 से हरा दिया। कल प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने चौथी वरीयता प्राप्त चीन के ली शिंगफेंग को 21-17, 21-15 से हराया। किरण जॉर्ज ने प्री क्वार्टर फाइनल में विश्व के 26 नंबर के चीनी खिलाड़ी वेंग होंग यांग को 21-11, 21-19 से पराजित किया। भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। कल रात ओमान के सलाला के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भी भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। विभाग ने कहा कि आज उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में आंधी आ सकती है। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से 5 जून तक भारी वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। रबी विपणन मौसम के दौरान 260 लाख मैट्रिक टन से अधिक की गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। अमेरिकी कांग्रेस ने डिफॉल्टर होने से बचने के लिए देश की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने के समझौते को स्वीकृति दी। और बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और लियोंग जूनहाओ के बीच मैच जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।